बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हेड इंजरी पढ़ेंगे। हेड इंजरी देखें, मैंने पहले भी कहा था कि जो हेड इंजरी है वो फिर डिवाइडेड होती है 3 अदर सब टाइप्स ऑफ इंजरीज़ में। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 स्काल्प इंजरी, नंबर 2 क्रेनियम की इंजरीज, और नंबर 3 प्रॉपर ब्रेन के पेरेन्काइमा की इंजरीज। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें। तो हेड इंजरी में सबसे पहले हम स्काल्प देखते हैं। देखें, स्काल्प जो है इसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। ठीक है ना, स्काल्प की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। ये लेयर आप देखें, ये स्किन है सबसे पहले, उसके बाद नीचे कनेक्टिव टिश्यू आ रहा है जिसमें ये देखें वेसल्स रन कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद एपोन्यूरोसिस है जिसको एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये जो है वाइट, ये हमारा लूज एरियलर टिश्यू है, LAT, और उसके बाद पेरिक्रेनियम आती है। तो ये निमोनिक है, स्काल्प, SCALP। ठीक है ना, स्काल्प। अब देखें, स्काल्प की जो फर्दर डिस्कशन है, पूरी की पूरी एनाटॉमिकल डिस्कशन ये हमने की हुई है डिफरेंट हेड एंड नेक की वीडियोस में। ठीक है, अब देखें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो स्किन है, स्किन इज़ रिच इन हेयर फॉलिकल्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रिच है सेबेशियस ग्लैंड्स में तो ये मोस्ट कॉमन साइट बनती है सेबेशियस सिस्ट की। याद रखें, ये मोस्ट कॉमन साइट होती है सेबेशियस सिस्ट की। ठीक है, अब देखें ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें आप देखें ये आपको वेसल्स नज़र आ रही हैं और नर्व्स नज़र आ रही हैं। ये जो येलो कलर में है ये नर्व है, और ये रेड में आर्टरी है, और जो ब्लू में है ये वेन है। इसके अलावा न्यूरोवेस्कुलेचर के अलावा यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो डेंस होता है। देखें कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इसके बारे में हमारी पूरी डिटेल्ड वीडियो मौजूद है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना, लेकिन मैं यहाँ पे जो कहना चाह रहा हूँ कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है, और जिसकी वजह से, डेंस होने की वजह से क्या होता है, ये वेसल्स जो हैं ये एडहेरेंट होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू के साथ लगी हुई होती हैं। ठीक है ना, अब जब कोई भी यहाँ पे चोट पड़ती है, लेसिरेशन होती है, तो ये जो वेसल्स हैं ये एडहेरेंट टू द कनेक्टिव टिश्यू होने की वजह से ये कंस्ट्रिक्ट नहीं कर पाती। आपको पता है ना, कंस्ट्रिक्शन इंजरी का फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस है। ब्लड वेसल जब भी इंजरी होती है कंस्ट्रिक्ट होती हैं, तो जब कंस्ट्रिक्शन नहीं होती तो ब्लड फ्लो चलता रहता है। यही वजह होती है कि जब भी स्काल्प की लेसिरेशन होती है ना, तो वहाँ पे प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है। देखें, हम अक्सर कहते हैं कि स्काल्प की ब्लड सप्लाई रिच होती है, तो क्या होता है यहाँ पे प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है। ये हमारा आधा जवाब है। ठीक है ना, तो अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछे कि जो स्कल है, स्काल्प है, इसमें प्रोफ्यूज ब्लीडिंग क्यों होती है, तो एक बात तो आप पहला पॉइंट कहेंगे कि यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो रिच है, एक बात। और दूसरी ये कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो एडहेरेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के साथ, जिसकी वजह से जो इंजरी के बाद वेजो कंस्ट्रिक्शन का जो मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस है वो ये नहीं कर पाते, कंस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती रहती है। तो एक पॉइंट तो ये हुआ। ठीक है ना, तो अब देखें कि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपके स्काल्प की लेसिरेशन हुई है तो आप ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो उसका आंसर ये है कि सबसे पहले आप डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे, दबाएंगे इसको, ताकि जब दबाएंगे तो वेसल्स कंप्रेस होंगी। ठीक है, ये खुद तो कंप्रेस नहीं हो रही है, आप फोर्स लगा के कंप्रेस करेंगे। ठीक है, दूसरा आप स्यूचरिंग कैसे करेंगे, तो उसका आंसर ये है कि आप स्यूचर करेंगे इन 2 लेयर्स आप इसको स्यूचर करेंगे। और तीसरी बात याद रखें कि वूंड के एजेस को कैसे रखेंगे, तो आप वूंड के एजेस को इवर्टेड रखेंगे। तो ये 3 चीज़ें, सबसे पहले अप्लाइड डायरेक्ट प्रेशर, उसके बाद स्यूचर इन 2 लेयर्स, और वूंड एजेस को आपने इवर्टेड रखना है। देखें, याद रखें, यहाँ पे बंदा कंफ्यूज हो सकता है, इवर्टेड रखना है वूंड एजेस को, आपने इन्वर्टेड नहीं रखना। ठीक है ना, इसके अलावा यहाँ पे देखें जो स्काल्प के लेयर्स के अलावा फिर देखें यहाँ पे ड्यूरल वेनस साइनसिस है। ड्यूरल वेनस साइनस ये जो आती है ना लेयर,
डेफिनेटली ड्यूरल वेनस साइनसेस आर, ये क्रेनियम है, ये इसके अंदर है, ये स्काल्प में तो नहीं है, ठीक है। अब देखें यहाँ से ये जो वेन आ रही है इसको इमिशरी वेन कहते हैं। इमिशरी वेन के बारे में पूछा जाता है कि ये किस जगह में लोकेट करती है, तो आपने कहना है ये लूज एरियोलर टिश्यू में ये लोकेट करती है, ठीक है ना। लूज एरियोलर टिश्यू लेयर में ये मिश्री वेन लोकेट करती है। यहाँ पे देखें ड्यूरल वेनस साइनसेस से एक और छोटी वेन आ रही है जिसको डिप्लोइक वेन कहते हैं, जो कि स्कल में ही ख़त्म हो रही है। स्कल को जो है ना ये रिसीव करती हैं ब्लड वहाँ से, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया कि हैंड इंजरी 3 टाइप्स की होती है, स्काल्प की इंजरी, क्रेनियम की इंजरी और ब्रेन की पेरेन्काइमा की इंजरी। फिर हमने स्काल्प के लेयर्स देखे, उसमें स्काल्प निमोनिक था, एस से स्किन, सी से कनेक्टिव टिश्यू, ए से एपोन्यूरोसिस, एल से लूज एरियलर टिश्यू और पी से क्या था, पेरिक्रेनियम, ठीक है। फिर हमने कहा कि स्किन जो है इसमें बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं और उसमें बहुत सारे जो है सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, तो इसीलिए ये मोस्ट कॉमन साइट बनती है किसकी, सेबेशियस सिस्ट की, ठीक है ना। फिर हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना स्काल्प का वो डेंस होता है, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है इसके बारे में हमने ये भी कहा कि कनेक्टिव टिश्यू की डिटेल हमने सारी भी पढ़ी हुई है, हमारी दूसरी वीडियोस में मौजूद है, ठीक है। तो देखें सीटी कनेक्टिव टिश्यू डेंस होता है, इसमें रिच नर्व्स होती हैं, रिच इनर्वेशन होती है, रिच वेस्कुलरिटी होती है। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू होने की वजह से हमने क्या किया कि ब्लड वेसल्स आर डेंसली एडहेरेंट टू द कनेक्टिव टिश्यू। अब जब लेसिरेशन होती है स्काल्प की, तो ये ब्लड वेसल्स डेंसली एडहेरेंट होने की वजह से कंस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, ठीक है। अब जब कंस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते तो ब्लीडिंग हो जाती है, हमने ये कहा। फिर हमने कहा कि एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि आप कैसे ब्लीडिंग को कंट्रोल करोगे, स्काल्प की लेसरेशन की ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल करोगे, तो आपने कहना है कि डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे। स्टेप 1 स्यूचर्स कैसे लगाओगे, तो 2 लेयर स्यूचरिंग करेंगे इसकी, और वाइड एज जो वूंड एज जो है वो इवर्टेड हम रखेंगे, याद रखें नॉट इन्वर्टेड, आपने वूंड एज इवर्टेड रखना है, इवर्टेड स्काल्प की लेसरेशन में, ठीक है। देखें जो स्कल फ्रैक्चर्स हैं, अब हम स्काल्प को हमने थोड़ा सा देख लिया, अब क्रेनियम की बात करते हैं। स्कल फ्रैक्चर्स जो हैं वो 2 टाइप्स के हैं, ठीक है ना। एक है हमारे पास क्लोज्ड स्कल फ्रैक्चर, जिसमें क्या होती है, स्किन जो होती है इंटैक्ट होती है, नीचे क्रेनियम टूटी हुई होती है। उसके बाद ओपन फ्रैक्चर जिसको हम कंपाउंड फ्रैक्चर भी कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड फ्रैक्चर में स्किन भी डिसरप्टेड होती है, ठीक है ना। नॉर्मली याद रखें क्लोज स्किन फ्रैक्चर में देयर इज़ नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। जबकि जो कंपाउंड फ्रैक्चर होता है इसमें आपको पता है कि स्किन डिसरप्टेड होती है, तो आपने क्या करना होता है ट्रीटमेंट में, स्किन ओवरलाइंग स्किन को आपने क्लोज करना है और ऑपरेटिव डिब्राइडमेंट करनी है, ठीक है, सफाई वगैरह करके। और देखें याद रखें ओपन यानी कंपाउंड फ्रैक्चर में क्रेनियोटोमी इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन ऑल केसेस। क्रेनियोटमी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, लेकिन ऑल केसेस में ज़रूरत नहीं पड़ती। अब किन किन केसेस में क्रेनियोटमी की ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल इंडिकेशंस ऑफ क्रेनियोटमी इन ओपन स्कल फ्रैक्चर्स कौन कौन से, यानी कि नंबर 1 डिकम्प्रेशन मोर देन क्रेनियल थिक, ये क्रेनियल है, क्रेनियल थिकनेस यानी कि क्रेनियल थिकनेस अगर ये है तो इससे ज़्यादा डिकम्प्रेशन हो तो आप क्रेनियोटमी करेंगे। इंट्राक्रेनियल हीमाटोमा हो तो आप क्रेनियोटमी करेंगे तीसरे नंबर पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रंटल साइनस हो तो भी हम क्रेनियोटमी करते हैं इन केस ऑफ ओपन या फिर कंपाउंड स्कल फ्रैक्चर्स, ठीक है। ठीक है ना। अब देखें, अब ये जो फिगर्स देखें आप, इसमें आपको ये एक फ्रैक्चर नज़र आ रहा है ग्रॉस इमेज में, और यहाँ पे हमने उसका एक्सरे लिया हुआ है, ठीक है, इस जगह में। अब ये देखें ये फ्रैक्चर शाइनी सा फ्रैक्चर आपको नज़र आ रहा है बोन का। अब इस बोन पे आप देखेंगे तो ये है डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर, ठीक है ना। इसमें अगर एक्सरेज में देखें तो ये इसकी आउटर कॉर्टेक्स ऑफ द बोन है बाहर, ठीक है, और ये जो है इनर कॉर्टेक्स ऑफ द बोन है।
आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। अब इनर कॉर्टेक्स देखो, इसमें मल्टीपल शार्प एंड्स हो सकते हैं, ठीक है। जब मल्टीपल शार्प एंड्स होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, ये इंजरी कराते हैं ड्यूरा को, नीचे इंजरी कराते हैं ब्लड वेसल्स को, इंजरी कराते हैं ब्रेन को। डेफिनेटली यहाँ पे देखिए ये कितना अंदर गए हुए हैं, अगर ये अंदर जाएंगे तो शार्प एजेस इसके ड्यूरा, ब्रेन और ब्लड वेसल्स को इंजरी कराते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इसकी क्रेनियोटोमी करते हैं, ठीक है ना। और फिर हम ड्यूरा का जो रिपेयर है, तो स्टेप वाइज हम क्या करेंगे, क्रेनियोटोमी करेंगे और ड्यूरा के रिपेयर को, जो ड्यूरा के लेसरेशन को रिपेयर करेंगे, और उसके बाद हम ब्लड वेसल्स को सिक्योर करेंगे, उसकी होम्योस्टेसिस को, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूरा की लेसरेशन को रिपेयर करने के लिए हम आपको एक वीडियो इसकी तफसील से बता देंगे कि ड्यूरल लेसरेशन को कैसे रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि फ्रेगमेंट्स ऑफ जो फ्रैक्चर्ड बोन है वो प्रेस होते हैं ब्रेन के अगेंस्ट हैं, ठीक है ना, डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर में। देखें डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर को आप एक्सरे, मैंने आपको बताया उसका आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स में मल्टीपल शार्प एंड्स होते हैं जो कि ड्यूरा को इंजरी कराते हैं, ब्रेन को इंजरी कराते हैं और ब्लड वेसल्स को इंजरी कराते हैं। तो ट्रीटमेंट हम क्रेनियोटोमी की सूरत में करते हैं और फिर हम इसमें रिपेयर करते हैं ड्यूरल लेसरेशन को। रिपेयर कैसे करते हैं ये भी मैं आपको वीडियो अपलोड कर लूँगा, ठीक है। इसी तरह जो रिपेयर करते हैं हम ब्लड वेसल्स को भी, ठीक है ना, ताकि होम्योस्टेसिस सिक्योर हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्कल बेस फ्रैक्चर, या इसको हम बोस फ्रैक्चर कहते हैं, बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर्स, ठीक है ना। देखें जो बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर है ना, ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर हो सकता है, इसमें मिडल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर हो सकता है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा इसमें फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए नॉर्मली एंटीरियर क्रेनियल फोसा कौन बनाता है, इट इज़ फाउंड बाय फ्रंटल बोन, ठीक है। इसी तरह मिडिल क्रेनियल फोसा मोस्टली मेनली टेम्पोरल बोन बनाती है, लेकिन सिफिनाइड बोन का भी इसमें पार्ट होता है मिडल में, ठीक है ना। और इसी तरह पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फिर ऑक्सीपिटल बोन बनाती है, ठीक है ना। अब देखें अगर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा ऑक्सीपिटल बोन बनाती है तो कंट्यूजन में कौन सा लोब इसमें इंजर होगा, ऑक्सीपिटल लोब की इंजरी होगी। मिडल क्रेनियल फोसा टेम्पोरल बोन बनाती है, कंट्यूजन में कौन सा लोब की कंट्यूजन होगी, टेम्पोरल लोब की इंजरी होगी। इसी तरह एंटीरियर क्रेनियल फोसा इज फाउंड बाय फ्रंटल बोन, तो इसमें कंट्यूजन किसकी होगी, फ्रंटल लोब की, ठीक है। ठीक है, अब देखें ये जो है ये बेस ऑफ स्कल है, इसमें आपको ये पोस्टीरियर फोसा नज़र आ रहा है, यहाँ से ये सारे का सारा पोस्टीरियर फोसा नज़र आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद मिडल फोसा नज़र आ रहा है, ठीक है, मिडल फोसा नज़र आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद ये एंटीरियर फोसा नज़र आ रहा है। एंटीरियर फोसा इज़ फाउंड बाय फ्रंटल बोन, ठीक है। मिडल क्रेनियल फोसा इज़ फाउंड बाय टेम्पोरल बोन, ये सारी टेम्पोरल बोन है साथ में, ये जो है ये सिफिनाइड बोन है, ठीक है, ये सिफिनाइड बोन है इस बॉर्डर से उस तरफ, बाकी ये टेम्पोरल बोन है। इसी तरह जो पोस्टीरियर लोब है जो है पोस्टीरियर फोसा है, दैट इज़ फाउंड बाय ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। अब देखें ऑक्सीपिटल बोन, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोस्टीरियर फोसा इज फाउंड बाय ऑक्सीपिटल बोन, तो अगर इसमें फ्रैक्चर हो, कंट्यूजन हो तो क्या होगा, किस चीज़ का कंट्यूजन होगा, तो ऑक्सीपिटल लोब का। इसी तरह मिडिल क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर हो तो कंट्यूजन किसका होगा, टेम्पोरल लोब का। इसी तरह फ्रंटल जो है एंटीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर हो तो कंट्यूजन का किस लोब में होगा, ब्रेन के फ्रंटल लोब में होगा, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब एक और बात याद रखें, अब ये देखें ये क्या है, ये दोनों तरफ ये है जुगुलर फोरामेन, याद रखें जुगुलर फोरामेन का पोस्टीरियर एस्पेक्ट कौन बनाता है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट बनाता है, कि दोनों साइड्स पे जुगुलर फोरामेन होता है। दोनों पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ जुगुलर फोरामेन इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीपिटल बोन, ये देखें ये बोन बना रही है, ठीक है ना। तो अगर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर हो, इधर कहीं आसपास फ्रैक्चर हो, ठीक है ना, तो क्या हो सकता है, ये इस जुगुलर फोरामेन के थ्रू जो नर्व्स गुजरती हैं, कौन कौन सी, क्रेनियल नर्व नंबर 9,
cranial nerve number 10 और cranial nerve number 11, तो जुगुलर 9, 2, 11, ठीक है। तो इनकी पैरालिसिस हो सकती है। इस कंडीशन को वर्नैट सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है ना, वर्नैट सिंड्रोम, या फिर इसको क्या कहते हैं, जुगुलर फोरामेन सिंड्रोम भी बोलते हैं दूसरे लफ्ज़ों में। तो देखें, अब इसके अलावा एक और बेसिक पॉइंट याद रखें कि मिडल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर जब होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होती है, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर होता है, ठीक है ना, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर होता है, ठीक है ना। अब उस फ्रैक्चर की वजह से क्या होती है, ड्यूरल लेसिरेशन होती है, ड्यूरल लेसिरेशन होती है। अब जब ड्यूरल लेसिरेशन होती है तो फिर डेफिनेटली ड्यूरल रप्चर हो गई तो फिर CSF लीक होगा, ठीक है ना। अब CSF लीक तो होता है, लेकिन इसमें हमने दो चीज़ें देखनी होती है। अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर्ड है तो CSF कान से निकलेगा, जिसको हम ओटोरिया बोलते हैं। अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, ये इंटैक्ट लिखा हुआ इंटैक्ट है, तो फिर CSF नाक से निकलेगा, जिसको हम ओटोराइनोरिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखनी है दोनों, और राइनोरिया और ओटोरिया दोनों मिडल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर में होते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा का जो फ्रैक्चर है, ये डेफिनेटली फ्रंटल लोब की कंट्यूजन कराता है ना। अब देखें, यहाँ पे एंटीरियर क्रेनियल फोसा में एक प्लेट होती है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, ठीक है ना। अगर ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट की फ्रैक्चर हो जाए तो ड्यूरल लेसरेशन होगी, और क्या होती है, फिर लीकेज ऑफ CSF थ्रू नोज आएगा, ठीक है ना, CSF थ्रू नाक के ज़रिए आएगा। तो ये आपने याद रखना है। देखिए, मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्चर है वो एंटीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर होता है, ऑलमोस्ट 70%। मिडल क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर 20 to 25% होता है। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर 5% होता है। ये इसका इंसिडेंस है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस है। देखें, सबसे ज़्यादा आपके पास जो पेशेंट्स आएंगे ना, तो फॉर एग्जांपल हेड इंजरी का कोई पेशेंट आया है और उसको आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर है, तो वो बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर में सबसे ज़्यादा आपने जहन में ये रखना है कि इसको एंटीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर हो सकता है, और आएंगे भी इसके ज़्यादा, क्योंकि 70% ऑफ द केसेस इसी के ही होते हैं, याद रखें। तो हम थोड़ी सी डिटेल के साथ पढ़ते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर, ठीक है। देखें, एंटीरियर क्रेनियल फोसा इज़ फाउंड बाय फ्रंटल बोन, ठीक है। अच्छा, अब अगर फ्रंटल बोन, अब इसकी फ्रैक्चर से क्या हो सकता है, फ्रंटल लोब की कंट्यूजन हो सकती है, ठीक है ना। होता क्या है, इस पेशेंट में एपिस्टेक्सिस होगा, नाक से खून बहेगा, ठीक है। इसी तरह सब कंजक्टिवल जो है हेमाटोमा होगा। इसी तरह CSF लीक करेगा फ्रॉम द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। और फिर क्या होगा, CSF राइनोरिया होगा, ठीक है। और फिर एनओस्मिया होगा, पेशेंट को स्मेल नहीं आएगी उसको। और पेरी ऑर्बिटल ये हेमाटोमा, जिसको रेकून आई बोलते हैं या ब्लैक आई बोलते हैं, या फिर पेरी ऑर्बिटल इकीमोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा की ये फीचर्स हैं, ठीक है ना। अब देखें, याद रखें, कोई भी पेशेंट आपके पास हेड इंजरी का देखें आता है नेज़ल सिक्रीशंस के साथ, तो नेज़ल सिक्रीशंस, अब CSF राइनोरिया है उसको, ठीक है ना। तो आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि आया ये CSF है या नेज़ल कोई सिक्रीशन है, ठीक है। दोनों सेम टाइप तकरीबन कलर के होते हैं। तो आपने क्या करना है, उसको कलेक्ट करना है टिश्यू पेपर में। टिश्यू पेपर में आपने जैसे ही कलेक्ट करेंगे ना, तो ब्लड तो बीच में ही रहेगा ऐसे, लेकिन वो CSF जो है वैसे स्प्रेड कर जाएगा। इसी तरह डबल रिंग साइन बनेगा आपके टिश्यू पेपर में, ठीक है, डबल रिंग साइन बनेगा। इसको टारगेट साइन भी बोलते हैं, हेलो साइन भी बोलते हैं, और डबल रिंग साइन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें, यहाँ पे आपको ये ब्लड बीच में रहेगा और CSF साइड पे आ जाएगा, सही है। अच्छा, उसके बाद देखें कि अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड फॉर डिटेक्टिंग CSF, तो ये beta-2 ट्रांसफेरिन अस्से होता है, ठीक है। तो ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा को आपने याद करने के लिए एक निमोनिक याद रखें, फ्रंटल इस्केप, ठीक है। फ्रंटल का मतलब फ्रंटल लोब कंट्यूजन की वजह से होगा, फ्रंटल बोन फ्रैक्चर की वजह से फ्रंटल बोन लोब कंट्यूजन होगी,
उसके बाद ई से एपिस्टेक्सिस, सब कंजक्टिवल हेमरेज, CSF राइनोरिया, ए से एनोस्मिया और पी से पेरीऑर्बिटल इक्कीमोसिस या पेरीऑर्बिटल हेमरेज यानी कि ब्लैक आई जिसको बोलते हैं। तो फ्रंटल स्केप आपने याद रखना, ठीक है। दूसरा हमारे पास है मिडल क्रेनियल फोसा, दूसरा सेकंड मोस्ट कॉमन है ये 20 to 25%, ठीक है ना। तो अब देखें इसमें जो टेम्पोरल बोन है वो 20% इन्वॉल्व होती है, स्फेनॉइड बोन 5% इन्वॉल्व होती है। तो दोनों को मिला के इसीलिए हम कहते हैं कि 20 to 25 टोटल रेंज कहते हैं इसको, ठीक है ना। देखें मिडल क्रेनियल फोसा देखें टेम्पोरल बोन मेनली बनाती है, ठीक है ना, और बाकी थोड़ा सा स्फेनॉइड बोन भी बनाती है, ठीक है ना। अब जब टेम्पोरल बोन बनाती है तो कंट्यूजन में क्या होगा, कंट्यूजन ऑफ टेम्पोरल लोब होगा, टेम्पोरल लोब कंट्यूजन होगी। देखें स्पेसिफिकली इसमें पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन अगर फ्रैक्चर हो तो टेम्पोरल लोब की कंट्यूजन होती है, ठीक है ना। याद रखें जब पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन की कंट्यूजन होती है तो ड्यूरल लेसिरेट होती है, ड्यूरल लेसिरेट होती है तो हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर्ड है तो वो CSF वाया ईयर बाहर आएगा, उसको ओटोरिया बोलते हैं। अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो CSF वाया नोज आएगा और इसको ओटोराइनोरिया बोलते हैं। याद रखें ओटोराइनोरिया, जिसको ओटोराइनोरिया का दूसरा नाम पैराडॉक्सिकल राइनोरिया कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब जो पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है इसकी इंजरी क्या कराती है, ब्लड वेसल्स को भी इंजरी कराती है। अगर देखें फिर ब्लड वेसल्स की इंजरी होती है तो डेफिनेटली ब्लड वेसल से बाहर आएगा, कलेक्शन ऑफ ब्लड होगी बिहाइंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अगर इंटैक्ट है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तो ब्लड जो है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बिहाइंड कलेक्ट हो जाएगा और इसको हम क्या कहते हैं, हीमोटिम्पेनियम। एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये होती है मिडल क्रेनियल फोसा में पोस्ट ऑरिकुलर इक्कीमोसिस, यानी पीछे कान के पीछे जो मस्टाइड प्रोसेस है वहाँ पे जो है इक्कीमोसिस हो जाती है जिसको हम बेटल साइन कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। ये देखें ये जो है इंटेक्ट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ ब्लड जमा हुआ पड़ा है, इसको हम हीमोटिम्पेनम बोलते हैं। और पोस्ट ऑरिकुलर इक्कीमोसिस जिसको बेटल साइन कहते हैं वो भी विजिबल है यहाँ पे, और CSF लीक हो रहा है, यहाँ पे ये ड्रॉप दिखा रहा है कि यहाँ से CSF ओटोरिया है मिडल क्रेनियल फोसा में, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा याद रखें कि पेट्रस पार्ट ऑफ जो टेम्पोरल बोन जो है, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन दैट इज लिंक्ड विद एसोसिएटेड विद 7th क्रेनियल नर्व एंड 8th क्रेनियल नर्व। तो अगर इसका फ्रैक्चर हो जाता है तो आपको 7th क्रेनियल नर्व और 8th क्रेनियल नर्व की इंजरी भी मिल सकती है, ठीक है। अब हम पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को तीसरे नंबर पे जो कि तकरीबन 5%, ये देखें 5% इसका इंसिडेंस है, ठीक है। तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर जो है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बनाता कौन है, इट इज़ फाउंड बाय ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है ना, इट इज़ फाउंड बाय ऑक्सीपिटल बोन। और उसके बाद अगर फिर कंट्यूजन होगी तो किसकी, ऑक्सीपिटल लोब की कंट्यूजन होगी, ठीक है। इससे क्या हो सकती है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की फ्रैक्चर से विजन या विजुअल डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं, ठीक है ना। तो विजन एबनॉर्मलिटीज़ कैसे आएंगी, ये दे इन्वॉल्व क्रेनियल नर्व नंबर 6। याद रखें पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में जुगुलर फोरामेन होता है, जुगुलर फोरामेन के थ्रू 9, 10, 11 नर्व्स गुजरती हैं। अगर जो है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर हो तो जुगुलर फोरामेन का पोस्टीरियर पार्ट जो है, पोस्टीरियर पार्ट इज़ फाउंड बाई, अगर ये जुगुलर फोरामेन है तो इसका पोस्टीरियर पार्ट, ये एंटीरियर साइड, ये पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर पार्ट कौन बनाता है, पोस्टीरियर पार्ट पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बनाता है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है ना। अगर फ्रैक्चर हो ऑक्सीपिटल बोन तो इस जुगुलर फोरामेन पे इफेक्ट होता है। जब इस पे इफेक्ट होगा ना तो ये नर्व्स इफेक्ट होंगी, नर्व्स की इंजरी होगी तो फिर आपको क्या होगा, जुगुलर फोरामेन सिंड्रोम होगा जिसको हम वर्डनेट सिंड्रोम भी बोलते हैं। पैरेसिस होती है इसमें 9, 10, 11 नर्व्स की, ठीक है। इसी तरह पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर में बेजिलर आर्टरी की इंजरी, अगर आपसे पूछे कि ब्लड वेसल कौन सी जाती है तो आपने बेजिलर आर्टरी बताना है, ठीक है। अब देखें नाइस गाइडलाइंस, देखें नाइस गाइडलाइंस क्या है, ठीक है। अब नाइस गाइडलाइंस, नाइस क्या है बेसिकली, नाइस इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस, इसको नाइस बोलते हैं, ठीक है। नाइस गाइडलाइंस हमें बताता है कि कोई पेशेंट हेड इंजरी के साथ आए तो उसकी न्यूरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन कितनी देर बाद करनी है, ठीक है ना। देखें वो कहता है कि हाफ आवरली बेसिस तक आप करते रहें जब तक
GCS 15 ना हो जाए, हाफ आर्ली बेसिस तक करते रहें जब तक GCS 15 ना हो जाए। अगर GCS 15 हो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए? देखें, पहले 2 घंटे में आप हाफ आर्ली ही करेंगे GCS 15 के बाद भी, और फिर नेक्स्ट 4 घंटे में आप आर्ली करेंगे, आर्ली। उसके बाद नेक्स्ट जो 6 घंटे हैं उसमें आप 2 आर्ली न्यूरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, इसमें देखें GCS 15 होने से पहले हाफ आर्ली, GCS 15 होने के बाद पहले 2 घंटे तक हाफ आर्ली ही कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 4 घंटे में आर्ली, और फिर अगले 6 घंटे में 2 आर्ली आप न्यूरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन रखेंगे पेशेंट के ऊपर। ठीक है, फिर नाइस गाइडलाइंस जो हैं, नाइस गाइडलाइंस हमें बताते हैं कि इंडिकेशन ऑफ CT क्या है हेड इंजरी के पेशेंट में। अगर पेशेंट हेड इंजरी के साथ आया है तो आप कब कब हेड उसकी CT कर सकते हैं। देखें, कभी कभी हम 1 आवर में CT करते हैं, ठीक है, कभी कभी हम 8 आवर्स में CT करते हैं। तो 1 आवर्स में CT कब कब करेंगे? देखें, एट एनी गिवन टाइम GCS अगर लेस देन 13 है, ठीक है ना, एट एनी पॉइंट, तो आप CT करेंगे। अच्छा, GCS लेस देन 15 है एट 2 आवर्स ऑफ इंजरी, ठीक है, तो आप CT करेंगे। अगर कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है तो भी आप CT करेंगे। ठीक है ना। फिर अगर पेशेंट का सस्पेक्टेड ओपन, डिप्रेस्ड और बेजल स्कल फ्रैक्चर है तो भी आप पेशेंट की CT करेंगे विद इन 1 आवर। अगर ग्रेटर देन 1 एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग है हेड इंजरी के साथ तो भी CT करेंगे विद इन 1 आवर। पोस्ट ट्रॉमेटिक सीजर्स के साथ पेशेंट आ रहा है हेड इंजरी के बाद तो भी आप CT करेंगे विद इन 1 आवर। देखें, CT इंडिकेशंस आर डिवाइडेड इनटू CT विद इन 1 आवर, इंडिकेशंस विद इन 8 आवर्स। ठीक है ना, तो ये आपने हमेशा जहन में रखना है कि जब भी कोई पूछे कि व्हाट आर द CT की इंडिकेशंस, तो आप पहले क्वेश्चन पूछे कि कौन से इंडिकेशन CT विद इन 1 आवर या विद इन 8 आवर्स। ठीक है, तो ये जो है ये छः इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है विद इन 1 आवर के। अब देखें, हम विद इन 8 आवर्स इंडिकेशंस करेंगे, इसकी टोटल 4 है। देखें, अगर पेशेंट की एज ग्रेटर देन 65 है, अगर पेशेंट को कोआगुलोपैथी के साथ है, फॉर एग्जांपल ड्रग्स ले रहा है, कोई एंटीप्लेटलेट्स अटेंडेंट्स हिस्ट्री दे रहे हैं कि ये एंटीकोगुलेंट्स ले रहा है, एस्प्रिन हो गया, रिवरोक्सिबान हो गया और वारफरीन हो गया। ठीक है, इसी तरह हिस्ट्री में डेंजरस मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है, फॉर एग्जांपल फॉल है, RTA है, ये दोनों डेंजरस मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है तो भी आप CT कराएंगे। और रेट्रोग्रेड एमनीजिया है फॉर ग्रेटर देन 30 मिनट्स तो आप CT कराएंगे। ठीक है।